Hello students, how are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we start now chapter 5, Geography, Resources and Development. फोर्थ चैप्टर में हमने एग्रीकल्चर के बारे में रीड किया। एग्रीकल्चर की जो हमारी 3 एक्टिविटी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी के बारे में हमने रीड किया। 2 केस स्टडी के बारे में हमने चैप्टर 4 में फार्म इन इंडिया, फार्म एंड यूएसए, टाइप ऑफ मेजर क्रॉप्स के बारे में हमने ध्यान दिया। टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में, मेजर क्रॉप्स के बारे में हमने रीड किया। टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर 5, इंडस्ट्रीज, उद्योग। क्या होते हैं उद्योग, क्या होते हैं कारखाने, इसके बारे में हम, जैसे कि हमने प्राइमरी एक्टिविटीज में देखा कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका यूज करके हमने अपनी जो प्रोडक्शन किया है, उत्पादन किया है, तो उसके बारे में हमने एग्रीकल्चर में समझा। अब हमें चैप्टर 5 में इंडस्ट्री के बारे में यहाँ समझेंगे। अब जैसे हम यहाँ साइड में देखते हैं कि जर्नी बिगिंस, यात्रा स्टार्ट होती है कहाँ से? पेड़ से। क्या बनने की? पेपर बनने की, कागज बनने की। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप से दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो इस प्रकार स्टेप से हम एक कागज से क्या बनाते हैं, पल्प कंपनी में पल्प बनाने के लिए भेजते हैं। पल्प बनने के बाद फिर इसको कागज बनता है, कागज बनने के बाद इसको केमिकल के द्वारा इस पे लाइनिंग प्रिंट की जाती है नोटबुक में, फिर पेजेस को बॉन्ड किया जाता है, जोड़ा जाता है, फिर इसको कवर अप किया जाता है। इस प्रकार एक नोटबुक बनने में जो प्रोसेस है उसके बारे में हम यहाँ रीड कर रहे हैं। तो हैव यू एवर गिवन ए थॉट टू द फैक्ट दैट notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing. It started its life as part of a tree. तो जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे पास जो नोटबुक है, जो जिसमें हम लिखते हैं, आपने कभी विचार किया होगा या सोचा होगा कि जो हम लिखने के लिए नोटबुक रखते हैं, वो आप उसको इस्तेमाल में नोटबुक को ही क्यों लाते हैं, किसी और चीज़ पे क्यों नहीं लिखते? तो इसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि नोटबुक को बनने में जो लंबी प्रक्रिया है वो कैसे होती है, कैसे आपके पास ये नोटबुक है ये तैयार होके पहुंचती है। इसकी जो स्टार्टेड होती है लाइफ ए पार्ट ऑफ ट्री, किसका है? पार्ट है, होता है पेड़ का। इट वाज कट डाउन, इसको काटा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है पल्प मिल के अंदर। इसको कहाँ भेजा जाता है? पल्प मिल में भेजा जाता है। देयर द वुड ऑफ ए ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड, वहाँ पर जो पेड़ की लकड़ियाँ हैं उस लकड़ियों के एक प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है वुड पल्प में। वुड पल्प को फिर मिक्स किया जाता है विद केमिकल के साथ और फाइनली चेंज किया जाता है इसको पेपर में। किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। दिस पेपर फाउंड इट अ वे टू प्रेस वेयर लिंक इंक, फिर इसको स्याही के द्वारा इसके ऊपर प्रेस करके जो केमिकल में यूज करके इसको प्रिंट लाइन की जाती है पेजेस पर, और फिर पेजेस को बाउंड किया जाता है फ्रॉम ए नोटबुक। इस प्रकार जो हम क्या तैयार किए करेंगे, एक नोटबुक तैयार की है और फाइनली वो आपके हाथों तक पहुंच गई है। अब हम यहाँ करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, निर्माण क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है। तो ये इसमें हम देखते हैं कि चेंज रॉ मटेरियल इन प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यूएबल्स, व्यक्तियों के लिए जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन वैल्यूएबल्स प्रोडक्शन को तैयार करना, किसका प्रयोग करके? रॉ मटेरियल का प्रयोग कर, कच्चे माल को प्रयोग करके ऐसी वस्तु का निर्माण करना, ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करना जो व्यक्तियों की जरूरत है, जिसकी जो व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज्ड इनटू पेपर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कैसे लकड़ी से, किसकी? ट्री की जो लकड़ी है उसको चेंज किया गया, किसमें? पल्प में। उसके बाद उसको पेपर बनाया गया, पेपर से हमने एक नोटबुक बनाई जो रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस प्रकार की ये जो दोनों स्टेप हैं, स्टेजेस हैं, ये प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि रॉ मटेरियल का प्रयोग करके हम स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। जैसे पेपर मेड फ्रॉम पल्प, क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन, तो यहाँ हमें लकड़ी, पेड़ से क्या बनाई? नोटबुक बनाई। वैसे ही हम कॉटन से, जैसे हमने 7th क्लास में क्या था, कॉटन से हम क्या बनाते हैं? लास्ट में क्लॉथ बनाते हैं। तो ये प्रोसेस है किसी भी प्रोडक्ट तैयार करने की। वैल्यू एडेड टू देम ईच
स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसमें वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है, जो भी स्टेज है, जो भी स्टेप बाय स्टेप उसमें ऐड कर दिया जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, उसके निर्माण करने की जो प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इन दिस वे फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू, लास्ट में जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो लोगों के लिए यूटिलिटी में आता है, उपयोगिता में आता है। रॉ मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम, क्या रॉ मटेरियल किया गया है, प्रयोग किया गया है किसी वस्तु को बनाने के लिए, इसके बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे। व्हाट इज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री क्या होती है। रेफर एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये एक आर्थिक गतिविधि है। इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो किससे जुड़ी हुई है, वस्तुओं के उत्पादन से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ द सर्विस, जो वस्तुओं के बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, जो मिनरल्स हैं खनिजों को निकालने में जमीन के नीचे से, और सर्विस प्रोवाइड करवाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रीज। वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहाँ आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पर हम वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं। कोयल माइनिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ हम कोयला निकालते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्रीज, जहाँ सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। इस प्रकार जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण या बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में रीड करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। तो ये 3 टाइप्स में यहाँ देखेंगे। रॉ मटेरियल क्या यूज किया जाता है कौन सी इंडस्ट्री में, साइज क्या है, स्मॉल है या लार्ज है, ओनरशिप कौन है उसकी, जो मालिक है, गवर्नमेंट है या कोई व्यक्ति है या ग्रुप ऑफ पीपल है। तो इस प्रकार की हम क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है, इंडस्ट्रीज में हैव एग्रो बेस्ड, एग्रो होता है एग्रीकल्चर बेस्ड पर, जो एग्रीकल्चर से हमें वस्तुएं मिलती हैं उनके बेस पर जो इंडस्ट्री लगाई जाती है। मिनरल बेस, जो खनिजों के बेस पर इंडस्ट्री तैयार की जाती हैं। मेरिन, सी और ओशियन के जो वस्तुएं हमें मिलती हैं उनके बेस पर इंडस्ट्री लगाई जाए। फॉरेस्ट बेस, यहाँ जंगलों पर जो फैक्ट्री डिपेंड होती हैं। तो ये हमारी कितने प्रकार की होगी, एग्रो, मिनरल, मेरेन्स एंड फॉरेस्ट। 4 टाइप की जो रॉ मटेरियल है उनके बेसिस पर ही एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट किया गया, सॉरी इंडस्ट्री को डेवलप किया गया है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं हम, प्लांट्स को, एनिमल्स को, जैसे कि रॉ मटेरियल के रूप में पौधे हैं, कोई भी फसल है, गेहूं की फसल है, चने की फसल है, मेज मक्का की फसल है, तो कॉटन की फसल है, उसको हम यूज कर सकते हैं, उसके द्वारा कोई अपनी यूजफुल वस्तु बना सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग है, वेजिटेबल ऑयल है, कॉटन टेक्सटाइल है, डेयरी प्रोडक्ट है, लेदर इंडस्ट्रीज है, ये सब एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, एग्रो बेस्ड के। समझ में आ गया। जो वस्तुएं हमें नेचुरल लैंड से या फिर जो एनिमल्स हैं वहां से मिलती हैं वो डिपेंड होती हैं इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड। सेकंड, मिनरल बेस्ड में किसको कह सकते हैं हम, प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल और एज देयर रॉ मटेरियल, जहां खनिजों का निर्माण रॉ मटेरियल के रूप में यूज, कच्चे माल के रूप में यूज किया जाए। प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, ये इनका जो उत्पादन होता है वो दूसरी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। यानी कि इन इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं दूसरी इंडस्ट्री में इन्हीं प्रोडक्ट का प्रयोग करके कोई यूजफुल वस्तु बनाई जाती है। फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं आयरन ओर के आधार पर है। जो आयरन और हमें जमीन के नीचे से मिलते हैं उनके बेसिस पर ही जो हमारी आयरन एंड स्टील कंपनी है वो तैयार की गई है। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट, इस प्रकार रॉ मटेरियल का यूज करके बहुत सारी वस्तुएं हम बना सकते हैं, सच एज हैवी मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनें, बिल्डिंग मटेरियल, इमारती जो वस्तुएं होती हैं, रेलवे कोचेज, तो ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। थर्ड हम किसके बारे में करेंगे, मैरीन, जो प्रोडक्ट कहाँ से मिलते हैं हमें, सी से और ओशियन से, किसके रूप में उसको यूज करेंगे, उसका रॉ मटेरियल के रूप में। इंडस्ट्री प्रोसेसिंग क्या करेंगे, सी फूड, मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, तो ये एग्जांपल हमारे मेरीन बेस्ड के। फॉरेस्ट बेस्ड में क्या होगी, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो जंगलों से हमें प्रोडक्ट्स मिलता है उसके बेस पर जो हम तैयार बनाते हैं कोई भी वस्तु उसको बोलते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, पल्प एंड पेपर, जैसे कि पेड़ों से हमने पल्प बनाया फिर उसका पेपर बनाया। फार्मा यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, तो हमारी जो फर्नीचर के लिए, रसायनों के लिए, कागज के लिए, बिल्डिंग के लिए हम जो फॉरेस्ट से बनी हुई वस्तुएं हैं, फॉरेस्ट की जो लकड़ियां उनका प्रयोग करते हैं। अब सेकेंड किस बात पे हम ध्यान देंगे, साइज पर। फर्स्ट हमने क्या किया, रॉ मटेरियल पर। साइज किसी भी फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का क्या हो सकता है,
स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। तो यहाँ हम स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, पैसा लगाया जाता है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोगों को काम दिया जाता है, कितने लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलता है, और वहाँ जो वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, कितना उत्पादन किया जा सकता है, उसके आधार पर यहाँ पर इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, स्मॉल और लार्ज स्केल। कोटेज और हाउस होल्ड, कोटेज होता है घर पर बनाया जाने वाला वो इंडस्ट्रीज है, जो व्यक्ति अपने घर पर ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं कोटेज। प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय हैंड, जहाँ वस्तु को हाथ के द्वारा बनाया जा सकता है, जैसे आर्टिसियन कलाकार जो पिक्चर वगैरह बनाते हैं, बास्केट जोकरियाँ बनाए जाते हैं, पोट्री कुमार जो मटके बनाता है, और दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स के जो है वो हम इसमें एग्जाम्पल में दे सकते हैं कोटेज इंडस्ट्री में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, कम पैसा लगाया जाता है, अपनी मेहनत से काम किया जाता है, पैसा कम लगाया जाता है, दूसरे मजदूर से कम काम किया जाता है, टेक्नोलॉजी नहीं यूज की जाती। कंपेयर्ड ऑफ लार्ज स्केल्स, जो दूसरे बड़े स्केल पर हम कोई इंडस्ट्री तैयार करते हैं, द प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, ज्यादा उत्पादन के लिए ज्यादा पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल हाइयर, ज्यादा पैसे लगाने के लिए ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज करना। इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो बड़े स्तर पर हम इंडस्ट्री लगाते हैं उसके लिए सिल्क वीविंग, जो रेशम का उत्पादन है, फूड प्रोसेसिंग, जो खाने की प्रोसेसिंग है। इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये क्या हो सकती है, छोटे स्केल की इंडस्ट्री हो सकती है। प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल, जो हम ऑटोमोबाइल्स हैं जिससे हम जैसे बसेज हैं, गाड़ियाँ हैं, या दूसरे जो व्हीकल्स हैं वो बनाते हैं, या बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण करते हैं, वो लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री में किया जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं आप प्रोसेसर दिखाई गई है, एक फूड प्रोसेसिंग दिखाई गई है गुड़गांव के अंदर जो खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए। अब ओनरशिप, इसका मालिक कौन होगा इंडस्ट्री का, ये डिपेंड करता है। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, फर्स्ट क्या है इसको प्राइवेट, सेकंड स्टेट ओन या पब्लिक सेक्टर जिसको हम गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, थर्ड ज्वाइंट, और फोर्थ कोऑपरेटिव सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है, ओन एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कुछ व्यक्तियों के ग्रुप के द्वारा किसी इंडस्ट्री को लगाना। पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट, जो पब्लिक है सार्वजनिक लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो इंडस्ट्री लगाई जाती है उसको गवर्नमेंट्स ऑपरेट करती है। सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाई गई है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाई गई है, ये हमारी कैसी हैं। अब ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन ऑपरेट बाय द स्टेट, यानी कि किसी स्टेट राज्य के द्वारा ऑपरेट की जाती है ज्वाइंट सेक्टर में, और उसके साथ मिलकर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लोगों का समूह भी हो सकता है, और सरकार, दोनों आपस में मिलकर जिस पे इंडस्ट्री को लगाते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। पिछला जो हमने रीड किया था वो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में किसी व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल को से ऑपरेट किया जाता है, ज्वाइंट में दोनों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा भी और इंडिविजुअल ग्रुप के द्वारा भी। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड एग्जाम्पल है ज्वाइंट सेक्टर का। अब पढ़ते हैं हम कोऑपरेटिव सेक्टर, आर ओन एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर ऑफ सप्लाई रॉ मटेरियल वर्कर ऑफ बोथ, जिसमें जो सहकारी क्षेत्र है हमारा उसमें कच्चे माल का उत्पादन, काम जो करने वाले मजदूर हैं उन सब की सप्लाई अपने आप जो आपस में मिलकर करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। जैसे अमूल के बारे में, आप जो अमूल दूध है उसकी जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी, ये क्या है हमारी कोऑपरेटिव वेंचर्स हैं, ये हमारी सहकारी डेयरी के एग्जाम्पल हैं। अब हम यहाँ देखते हैं एक फैक्ट्री को लगाने के लिए, एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो अफेक्टिंग हैं फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल का होना, जब तक हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। दूसरा हमारे पास लेबर का होना। तीसरा हमारे पास कैपिटल पैसे का होना। फिर उसके पास आसपास बेचने के लिए मार्केट का होना। उसके साथ ही पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर होती है उसके बिना हम किसी भी इंडस्ट्री को नहीं चला सकते। उसके साथ ज़मीन जहाँ हम इंडस्ट्री लगाएंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट। तो इसके साथ साथ हम
जो वाटर की फैसिलिटी है वो भी हमारे आसपास होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है वो भी हमारे आसपास होनी चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन सभी को ध्यान में रखते हुए हम किसी इंडस्ट्री को वहाँ सेटअप कर सकते हैं। अभी हम यहाँ देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, कि कौन से फैक्टर हैं जो हमारी इंडस्ट्री के लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग, जो तथ्य हैं वो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री, आर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। सबसे पहले रॉ मटेरियल की उपलब्धता, जमीन होना, वाटर का होना, लेबर का होना, पावर का, कैपिटल का, ट्रांसपोर्ट का, मार्केट का। इन सब चीज़ों के साथ ही जहाँ ये मिलती हैं हमें इंडस्ट्री सिचुएट कर सकते हैं हम। सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर आर इजीली अवेलेबल, जहाँ ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाए वहाँ पर हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडी पावर्स, तो सरकार इस प्रकार की जो हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें हमारी मदद करती है, जिसमें सरकार दाम कम कर देती है। एक तो पावर प्रोवाइड करवाने में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की, दूसरी सब्सिडी पावर देती है हमें इलेक्ट्रिसिटी पर। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कम कीमत पर जो परिवहन के साधन वो मुहैया करवाना। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्री में बी लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरिया, तो कई बार जब ये सरकार हमारी मदद करती है तो इंडस्ट्री को बैकवर्ड एरिया में, पिछड़े इलाकों में सेटअप किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ इंडस्ट्री लगने से लोगों को क्या मिल सकेगा, काम मिल सकेगा, वहाँ का डेवलपमेंट किया जा सकेगा, वहाँ के लोगों की ग्रोथ की जा सकेगी। तो इस प्रकार जो टाउन और सिटीज हैं वहाँ पर इंडस्ट्री को लगाया जाता है ताकि लोगों को जो ग्रोथ है वो की जा सके, वहाँ के एरिया की डेवलपमेंट किया जा सके। अब हम करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है। एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट। सबसे पहले हम किस बात का ध्यान रखते हैं, किसी भी सिस्टम को, किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इनपुट में क्या क्या करते हैं हम, प्रोसेस, क्या प्रोसेस है इनपुट्स करने की, क्या फिर हमें आउटपुट मिलेगी। तो इनपुट्स में रॉ मटेरियल कितनी मात्रा में हमारे पास है, लेबर कितनी मात्रा में हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ लैंड, जमीन की क्या लैंड है, सॉरी जो जमीन है उसकी क्या कीमत है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वो कैसी है, पावर की वहाँ कैसी फैसिलिटीज है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दूसरी जो चीजें हैं जो उसमें हमें शामिल करनी है वो हमारे पास कितनी मात्रा में उपलब्ध है। जो प्रोसेस इंक्लूड की जाती है वाइड रेंज ऑफ द एक्टिविटीज, जो दूसरी क्रियाएं उनको शामिल किया जाता है। कन्वर्ट द रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल हमारे पास उसको कन्वर्ट करने में इनटू ए फिनिश प्रोडक्ट, जो हमने फिनिश प्रोडक्ट तैयार करना है। आउटपुट क्या करेंगे, द एंड प्रोडक्ट्स, लास्ट में जो भी प्रोडक्ट हमें तैयार करना है। इनकम एंड, कितना पैसा उससे हम कमा सकते हैं। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में हम देखते हैं इनपुट में भी कॉटन, सबसे पहले हम कॉटन का यूज करेंगे रॉ मटेरियल के तौर पर, उस पर ह्यूमन लेबर काम करेगी, फिर फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसमें ऐड कर दिया जाएगा, और लास्ट में जो उसकी वैल्यू होगी वो इन सब स्टेजेस के अकॉर्डिंग इंक्लूड की जाएगी। प्रोसेस इंक्लूड गेनिंग मिल, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। तो ये आउटपुट हमें क्या होगी, एक शर्ट तैयार करने में। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कॉटन को ग्रो किया जाता है खेत के अंदर, सबसे पहले कॉटन, फिर इसको गिनिंग मिल में भेजा गया। गिनिंग मिल में जो उसका सीड है और कॉटन है उसको अलग अलग किया जाता है, कॉटन को क्लियर किया जाता है। फिर स्पिनिंग, स्पिनिंग मिल में यार्न बनाने के लिए, धागे बनाने के लिए भेजा जाता है। फिर धागे बनने के बाद कपड़ा बनाने के लिए वीविंग के पास भेजा जाता है। वीविंग कपड़ा बना देता है, उसको कलर डालने के लिए डाई करवाया जाता है, और डाई करने के बाद उस पर जो प्रिंट वगैरह करने होते हैं उस प्रिंट के बाद कपड़ा तैयार हो जाता है। फिर उसका हमने शर्ट बनाना है, पेंट बनाना है, या अदर दूसरी वस्तु बनानी है, वो हमें गारमेंट फैक्ट्री में जाते हैं। तो इस प्रकार लास्ट में मार्केट के अंदर क्या आ जाती है, एक शर्ट बनकर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रीजन। औद्योगिक जो क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, वो कौन कौन से हैं। इंडस्ट्रियल रीजन मर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, जहां बहुत सारी संख्या में इंडस्ट्री लगाई जा सकती हैं। क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल कम क्लोज, नजदीक। शेयर द बेनिफिट ऑफ द क्लोजनेस, क्या बेनिफिट होगा उनकी इस आपस की क्लोजनेस का निकट होने के कारण, क्या बेनिफिट हो सकता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, जो ज्यादातर इंडस्ट्री एरिया है वर्ल्ड के वो नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप। तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट ज्यादा, ईस्टर्न पार्ट, यूरोप का सेंट्रल पार्ट, वेस्टर्न और ईस्टर्न, और ईस्टर्न एशिया के अंदर ये इंडस्ट्री ज्यादा पाई जाती हैं। मेजर, जैसे कि हम यहाँ वर्ल्ड के मैप में देखते हैं तो यहाँ सिंबल दिया गया है, ध्यान से देखें। ये येलो सा जो सिंबल है ये है बेल्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये यहाँ पर ज्यादा इंडस्ट्री पाई जाती हैं। अब ये सेकंड सिंबल हम देखते हैं ब्लैक, तो जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है
इसके बारे में हम देखते हैं ब्लैक पार्ट के बारे में। तो ये है इंडस्ट्रियल रीजन, जहां जहां पर इंडस्ट्री लगाई गई है। ये येलो पार्ट है, यहाँ पर तो है ही है इंडस्ट्री, लेकिन यहाँ पर भी कोई ना कोई इंडस्ट्री, जहां जहां आप ब्लैक ब्लैक पार्ट देख रहे हैं, यहाँ कोई कोई इंडस्ट्री लगाई गई है। तो ये वर्ल्ड की इंडस्ट्रियल रीजन है। इंडस्ट्रियल रीजन है टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेचर एरिया। ज्यादातर जो इंडस्ट्री लगाई गई है कौन से में, टेम्परेट एरिया में। नियर सी पोर्ट, जहां पर समुद्री बंदरगाह हैं। स्पेशली नियर कोयल फील्ड्स, जहां पर कोयला की फील्ड्स हैं, एरिया क्षेत्र हैं। इंडिया है सेवरल, भारत के अंदर इंडस्ट्री रीजन कौन कौन से हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, मुंबई और पुणे महाराष्ट्र के आसपास। बेंगलोर तमिलनाडु, नीचे कर्नाटक और तमिलनाडु का एरिया। हुगली रिवर, हुगली वेस्ट बंगाल के अंदर है। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास, अब यह महाराष्ट्र गुजरात के आसपास। फिर ये छोटा नागपुर इंडस्ट्रीज, ये छोटा नागपुर हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़। विशाखापट्टनम गंटूर, ये जो तमिलनाडु के आसपास। गुड़गांव दिल्ली मेरठ, ये यूपी और हरियाणा दिल्ली के आसपास। तो इस प्रकार के जो एरिया, कोलम तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरला की जो राजधानी है, वहां के आसपास के एरिया में ज्यादा इंडस्ट्री लगाई गई हैं। तो ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। जैसे कि आप अपने सिविक्स के चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, कौन सी गैस ट्रेजेडी के बारे में हमने पढ़ा था सिविक्स में, भोपाल गैस ट्रेजेडी। वो कब हुई थी, सेकंड, यहाँ 3 दिसंबर दे रखा, 2 दिसंबर 1984 की रात 12:30 बजे जो गैस लीक हुई थी वो थी MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड से। कौन सी कंपनी थी वो, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। और कौन कंपनी किसके द्वारा लगाई गई थी, USA के द्वारा कंपनी लगाई थी। और वहां पर हजारों लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोगों पर इसका गहरा असर पड़ा था। कोई किसी को ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्स इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रियल डिसऑर्डर, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो इस आपदा के बाद लोगों के अंदर स्टार्ट हो चुकी थी। दूसरी यहाँ घटना हम देखते हैं 23 दिसंबर 2005 को चाइना के अंदर दूसरी घटना है, ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट द, यहाँ पर जो गैस के लीकेज होने की घटना थी, ये चाइना का एक शहर है गाओकाओ चोंगिंग, गाओकाओ चोंगिंग, जहां पर 243 पीपल वो डाइड हो गए थे, 9000 इंजर्ड हो गए थे, 64,000 से एविकेटेड, जिन पर इसका प्रभाव हुआ था। बहुत सारे लोग मारे गए बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। इसमें विस्फोट के बाद वो अपने आप को नहीं बचा पाए थे, इसलिए वो वहां पर भाग नहीं सके, भागने में अनेबल थे। तो इस प्रकार वहां के लोगों की जो आईज थी, स्किन थी, लंग्स थी, उन पर भी इनका गहरा प्रभाव हुआ। इस प्रकार कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर इस रिस्क को रिडक्शन करने के लिए, इस जोखिम को कम करने के लिए क्या क्या किया जाए। जो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो वहां से दूर एरिया में इंडस्ट्री लगाया जाए। सेकेंड, पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्री शुड बी अवेयर द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स एंड हजार्ड्स सब्सटेंस। तो जहां पर ये विषैले और खतरनाक पदार्थों को इकट्ठा रखा जाता है, तो जो लोग रह रहे हैं उन एरिया में इनको इकट्ठा नहीं रखा जाए, इनका स्टोर हाउस नहीं बनाया जाए। फायर वार्निंग होनी चाहिए, फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे कई बार आग की चेतावनी के लिए जो आग बुझाने का काम है वो आसानी से किया जाए। स्टोरेज कैपेसिटी टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, तो लिमिटेड अमाउंट में इसको स्टोरेज रखना चाहिए। पॉपुलेशन डिस्प्रेशंस क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव, तो जहां पर उद्योगों को लगाया जा रहा है, पोल्यूशन को कम करने के उपाय किए जाने चाहिए। तो अब यहाँ देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, किस प्रकार की जो हमारे भारत के अंदर या वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्री पाई जाती हैं, इनके बारे में हम रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।